नमस्कार मित्रों, जोश आई एस पीसीस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी यूपीएससी जो प्रीलिम्स 2023 का पेपर हुआ था, उसी का आरएनडी करने और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करने में है। दरअसल क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इस बार जो डिस्ट्रिक्ट चेंज किया था पैटर्न को लेकर के, और इस आधार पर जो आगामी ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मेरा क्या रणनीति होना चाहिए। ईपीएफओ का एग्जाम जो होने वाला है यूपीएससी के द्वारा, इसमें क्या रणनीति होना चाहिए। दूसरा, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की स्ट्रैटेजी मेरी का भी डिस्कशन मैं करता हूँ कि मेरा इस आधार से भी देख सकते हैं कि क्या पेपर नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं। चलते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहले आप उसे जाकर देख लें। कई सारा मैंने उसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, टेक्निक, एलिमिनेशन मेथड डिस्क किया है, जो आप अभी तक में शायद कहीं आप नहीं देखे होंगे। वो जरूर मैंने उसमें डिस्कस किया है। ठीक है दोस्तों, 81 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय हिस्ट्री का क्वेश्चन है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर डी, ए एच लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट स्वेब, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट किस गतिविधि से। दोस्तों, इसमें मुझे किसी का नाम तो नहीं मालूम। अलेक्जेंडर के बारे में मुझे मालूम था। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा था तो मुझे सिर्फ ये पता था अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि अलेक्जेंडर पुरातात्विक उत्खनन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ है, आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन से जुड़ा हुआ है। तो आर्कोलॉजिकल से मेरे ध्यान में आया, मैंने इसको टिक कर दिया और मेरा आंसर सही हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको अगर डॉट में कहाँ लगे, देसी रजवाड़ा गिरजाघर स्थापना, ऐसा कुछ नहीं है। औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण, ऐसा भी नहीं है। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस, यहाँ पे डॉट आप जा सकते थे, बट इन दोनों में आप जाएंगे तो ज़्यादा परफेक्ट आपको अलेक्जेंडर के नाम से यही लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, 82 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहाँ देखिए। हिस्ट्री का क्वेश्चन में भी दोस्तों एक नियम है। हिस्ट्री का क्वेश्चन में क्या नियम कहता है, यहाँ पर जो है, जितने मिलान वाला, इससे पहले भी आपको मैंने बताया था, मिलान करने वाला, मैच करने वाले में 3 का 3 सही नहीं होता है। ठीक है, आपको इसमें दिख जाएगा कि 3 का 3 सही नहीं है। ठीक है, 3 का 3 सही नहीं होगा। अब 3 का 3 सही नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आखिर है क्या सही। वो भी तो मुझे देखना है ना कि क्या सही है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें शीतल वासल, ये जैन का है, बिल्कुल सही है। क्या है, ये जैन का है। ठीक है, और ये कहाँ जगह पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, भाजा, ये भाजा जो है महाराष्ट्र में है, पुणे में। ठीक है, और ये बौद्ध का गुफा मंदिर है। ठीक है, तो ये भी मेरा सही हो गया। अब देखिए ऊपर चलते हैं, देखिए ये बेसनगर, ये बेसनगर दोस्तों वर्तमान में इसको विदिशा कहा जाता है। ये बेसनगर को विदिशा कहा जाता है। ये गुप्त काल में इसको बेसनगर नाम दिया गया था। इसको जो है विदिशा, इस ये एमपी में है। कहाँ है, एमपी में है, विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। ये सैब से नहीं जुड़ा हुआ है, गुप्त जानते हैं आप, वो वैसे भी वैष्णव से जुड़ा हुआ है। ये वैष्णव, इससे पहले भी मैंने पीवाईक्यू में एनालिसिस कर चुका है कि सैब से नहीं, इस समय वैष्णव से था। ठीक है ना, तो इसीलिए ये मेरा गलती हो गया। अब देखिए ये गलती हुआ, 2 सही है, आंसर मेरा आ गया 2। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 83 नंबर क्वेश्चन। ये पढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है। कहता है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों देखिए, डे से क्वेश्चन जो है, ये इतिहास का क्वेश्चन है, इसीलिए डे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके बारे में नहीं पता हो तो आप एक में वेट कीजिए, आप इस पर आइए। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बिल्कुल। आप जानते हैं स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के उपरांत। ठीक है, और इस स्वदेशी मूवमेंट का जो पहली बार जो योजना बनाया गया था स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के, ये 7 तारीख को ही लिया गया था। ये 7 अगस्त को ही लिया गया था। ठीक है, और इसी आधार पे 16 अगस्त से क्या कर दिया गया, रक्षाबंधन की कार्यक्रम शुरू किया गया था, और उस दिन टोटली डिफाइन कर दिया गया। अब ये देखिए 7 अगस्त और यहाँ 7 अगस्त है, इसीलिए एक दूसरे को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखिए। 84 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की, ये जनरल क्वेश्चन है, इसको आप कह सकते हैं नहीं कोई इतिहास का क्वेश्चन है, ना ही पॉलिटी का क्वेश्चन है। पढ़ के देखिए, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग के बारे में बात हो रही है। जो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होता है उस टाइप से है, कथन पर बात करना है। देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर से इंटू परिमाप दिया हुआ है 400 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये फैक्चुअल देखिए, फैक्ट्स क्या होता है, जनरली गलत होता है। डेटा क्या होता है, गलत होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं नॉलेज की बात करूं तो इसका जो है, इस एक्ट में 9 माप दिया हुआ है।
9 माप में से कोई भी माप को आप फॉलो कर सकते हैं। कोई इसका फिक्स्ड मैप नहीं है, ठीक है? ये फिक्स्ड डेटा नहीं है। अब देखिए ध्वज की लंबाई तो जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रही हैं, 3:2 के रेशियो में रहता है, इसी मेरा सही हो गया। इसीलिए एक गलती, 2 सही। अब इसका देखिए आंसर क्या मानना है आपको? पहला गलत, डी ऑप्शन, पहला गलत दूसरा सही। मेरा आंसर आ गया डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? दोस्तों कोई भी अगर वर्ड में आपको दिक्कत हो आप इंग्लिश जरूर देख लें पॉज करके। ये देखिए क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 85 नंबर क्वेश्चन, संविधान दिवस के बारे में। ये पॉलिटी में मिल जाएगा दोस्तों, एग्जैक्ट मिल जाएगा आपको पॉलिटी में। अगर लक्ष्मीकांत पढ़े तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली डील हो जाता। नागरिकों के बीच क्या कहता है, नागरिकों के बीच जो है संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने हेतु जो है संविधान दिवस 26 नवंबर को, बिल्कुल सही है, मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ देखिए 26 नवंबर को 1949 को भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति। दोस्तों इस दिन संविधान सभा को अंगीकार किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। अंगीकार कह सकते हैं, आत्मर्पित कह सकते हैं, ठीक है, अंगीकृत कह सकते हैं, आत्मर्पित कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या इसकी प्रारूप समिति से पहले बन गया था। ये प्रारूप समिति जो है संविधान जब मिशन का आया था, संविधान निर्मात्री के लिए जब कैबिनेट मिशन का स्थापना हुआ था, उसी के बाद जब इसके लिए सभा बनाया गया था 7 मेंबर्स का, उसी समय बन गया था। ये कैंसिल हो गया मेरा। जब मेरा एक सही 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया क्या? सी आ गया आंसर, ठीक है। यानी एक सही है और 2 गलत है, मेरा सी आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। ठीक है, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है। जनरल स्टेटमेंट कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है, कोई मैनिपुलेशन का चांसेस नहीं है, ये सही है। ये देखिए स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा डेटा, सेकेंड डेटा, ठीक है। अब ये डेटा है, ये डेटा के जनरली क्या होता है? गलत होता है। मैंने आपको क्या बोला हुआ है, ट्रिक्स क्या कहता है? डेटा गलत है। ये मैं गलत कर दिया, एक सही कर दिया, मेरा आंसर आ गया। 2 गलत है, एक सही है, सी आंसर आ गया, ठीक है। मैं ज़्यादा सोच कर रहा हूँ दोस्तों, ये तो बहुत ईजी तरीके से मेरा आंसर आ रहा है। और इसी तरीके से आप एग्जामिनेशन, हाँ लेकिन एक बात दोस्तों जो मैं जरूर कहूँगा कि आप इसको अभी कर लेंगे तो नहीं होगा, आप इसको पहले टेस्ट में अप्लाई करें। टेस्ट के में अप्लाई करने के बाद आप एग्जामिनेशन हॉल में अप्लाई करें, तब जाके आपको फ्रूटफुल इसका रिजल्ट मिलेगा। आप कहेंगे कि सर अभी मैं देख लूंगा और डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में इसका मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, तो नहीं होने वाला है, ठीक है। होगा लेकिन उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा आपको। कहता है ये 87 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है, ठीक है, की है, करंट से क्वेश्चन है। फिर कहता है मैनिपुलेशन का चांस नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये दोस्तों क्या है? यहाँ देखिए दावा कर रहा है, क्या कर रहा है? दावा कर रहा है। यानी कोई भी देश क्या दावा कर सकता है कि हम ये काम कर लेने से क्या पूरे विश्व का जो है या तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता मेरे नियंत्रण में आ जाएगा। ये नियंत्रण की बात कर रहा है, ये गलत है। ये नहीं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात कर रहा है, ये मैं दावा कर रहा हूँ ऐसा होगा। जब भी दावा की बात करें एक्स्ट्रा लगे आपको, आप उसको कट कीजिए, ठीक है। और रिस्क लेना दोस्तों सीखिए, क्योंकि नो रिस्क नो गेन, ये स्टेटमेंट याद आपको है ना, नो रिस्क नो गेन, तो यही बात है। रिस्क नहीं लेंगे आपको काम नहीं होगा। ये रिस्क आप मैंने लिया, ये सही हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक सही 2 गलत। 88 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 88 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। आपको बार बार मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ, अगर मैं एक जगह भी आपको गलत लगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर आपने यहाँ गलत बोला, कि यहाँ ट्रिक्स काम कहाँ किया। देखिए डेटा मैं पढ़ूंगा भी नहीं, डेटा गलती कर दिया मैंने, ये रॉन्ग कर दिया मैंने। एक मेरा गलत है, 2 सही है, एक गलत 2 सही, डी आंसर है। देखिए दोस्तों कितना ईजी बन रहा है, मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप बिना पढ़े भी आंसर सही कर सकते हैं। आप पढ़ना है नॉलेज के लिए तो आप पढ़ लीजिए इसको, कि भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों और भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादकता जो आधारित प्रोडक्शन प्रोत्साहन है, यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का, बिल्कुल सही है। वैसे भी ट्रिक्स भी सही काम कर रहा है, कितना ईजी बन रहा है मेरा, ठीक है। आप 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, ये हाँ देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पढ़ गया पहले, यूरोपीय संघ का स्थिरता और समृद्धि समझौता, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, ऐसी संधि है
यानी इसके बारे में बात हो रही है। ऐसी संधि है जो, अब देखिए, अब सबसे पहली बात स्थिरता के बारे में बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि ये जो है एसजीपी, ठीक है, एसजीपी यानी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे को स्तर में सीमित करना है। ये ठीक है, बजटीय घाटे को नहीं कंट्रोल करेगा। फिर कहता है कि यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकर बनाती है। जी नहीं दोस्तों, ये गलत है। यूरोप, नेक्स्ट 3 ऑप्शन कहता है कि यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी को आपस में बांटना सुकर करती है। ये भी गलत है। यानी ये जो स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी इन ग्रोथ पैक्ट, ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है, यानी बजटीय घाटे को नियंत्रण करने के बाद, इसलिए क्वेश्चन इसका क्या होगा, एक होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्या कहता है, देखिए दोस्तों, एक्सट्रीम को आपने राउंड करना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ने, सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की सभी देश पहली संविदा सुरक्षित व्यवस्थित नियमित प्रवास के लिए वैश्विक संविदा ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलेशन माइग्रेशन अपनाई गई है। दोस्तों मुझे तो गलती लग रहा है ये, ठीक है, ये मुझे गलती लग रहा है, ठीक है, मुझे पता नहीं है बट मुझे लग रहा है एक्सट्रीम वर्ड है। फिर दिया हुआ GCM में अधिकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं यूएन सदस्य देशों पर बाध्य कर, ये भी गलती लग रहा है, बाध्य कर दिया हुआ है, क्योंकि बाध्य कर बहुत निगेटिव होता है। जहां बाध्य रहता है तो जरूर मैंने पढ़ा रहता है। और एक बात दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई पर विश्वास कीजिए कि मैं जो पढ़ा हूँ गलत नहीं पढ़ा हूँ, और जो मार्केट में था वो मैं पढ़ा हूँ, ठीक है। फिर कहता है थर्ड ऑप्शन कि GCM के उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास की आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए कार्य करती है, ठीक है, ये भी गलत है। यानी जो माइग्रेशन की बात कही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। यानी इसमें से कोई भी नहीं सही है। क्या होगा इसका, कोई भी सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। आपने क्या किया, इस सीरीज में 90 तक क्वेश्चन देख लिया है दोस्तों। ये ट्रिक्स टेक्निक एलिमिनेशन नॉलेज कैसा आपको लग रहा है, आप जरूर कमेंट करके बताएं। इसमें कहाँ पर आपको लग रहा है कि ट्रिक्स नहीं काम कर रहा है, अगर काम कर रहा है तो कितना काम कर, नॉलेज कितना काम कर रहा है, कॉमन सेंस कितना काम कर रहा है, क्योंकि आप पढ़े हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो जरूर आपको भरोसा होगा ना कि मैं पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत। ऐसा तो नहीं कि उठ करके आए, सो करके हम डायरेक्ट एग्जाम देने चले गए, ठीक है। इसीलिए इस तरीके से हम लोग देखते हैं। 10 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।